नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज कमजोर शुरुआत की थी, लेकिन कमजोरी के बाद अब थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इस वक्त निफ्टी है बिल्कुल सपाट, 1-2 अंकों के आसपास के फेरबदल है। 17,766 का स्तर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। बैंकिंग स्टॉक से इस पूरे हफ्ते अब तक बाजार को सहारा मिलता रहा है और आज हम देख रहे हैं कि वहां से भी थोड़े से नरमी के संकेत आ रहे हैं। निफ्टी बैंक के करीब 72 अंक नीचे, सेंसेक्स हल्के से हरे निशान में है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे, यानी कि बाजार की अगर पूरी पिक्चर, बड़ी पिक्चर को अगर आप देखेंगे, तो वहां से थकावट के ज्यादा संकेत नहीं है, क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में भरपूर एक्शन है। और हम देख रहे हैं कि आज आईटी स्टॉक से कुछ सहारा मिल रहा है, एल&टी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है इंडेक्स को। इसके अलावा आयशर और एक्सिस बैंक, टाटा मोटर, मारुति सुजुकी, तो ऑटो से थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और आईटी से भी आज थोड़ा सहारा बाजार को जरूर है। लेकिन मेटल्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, थोड़ा सा प्रेशर वहां से है। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर टाटा स्टील, ये शेयर कमजोर है। और रिलायंस में कल हमने रिकवरी की कोशिश निचले स्तरों से देखी थी, लेकिन आज वो तमाम कोशिशें फिर से हम देख रहे हैं कि निराशा बदलती दिख रही हैं। 0.5% नीचे है रिलायंस का शेयर। लेकिन आज बाजार का फोकस इस चीज पर भी होगा कि क्या 17,800 का जो एक क्रूशियल जो रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, जो एक बाधा के तौर पर काम कर रहा है, क्या उसको पार कर पाएगा। और एक्सपायरी चूंकि कल है, इसलिए आज बहुत ही कॉशियस भी ट्रेड होता हुआ दिखेगा और कहने के बाजार आज दिशा की भी तलाश करेगा। अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि एक्सपायरी से पहले आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कहां पर स्टॉक से मौके बनेंगे, इंडेक्स में आपका ट्रेड क्या होना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। और रोज की तरह आपके सारे शेयरों से जुड़े सवाल तो हम लेंगे ही। हमारा फोन नंबर है, आपको फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 9167329108, और ये लगातार आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में ये फ्लैश होता रहेगा। और इसके साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मौजूद हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम, उसका पता आपकी स्क्रीन पर, आप वहां जाकर क्वेरीज वहां पर पोस्ट कीजिए और हम कोशिश करते हैं कि वहां से भी शो में सवालों को हम जरूर शामिल करें। और सीधे अपने एक्सपर्ट की तरफ बढ़ेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, जैनाम ब्रोकिंग के किरण जानी और मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर। किरण और निमेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। किरण, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे निफ्टी के लेवल्स को लेकर। कल हमने देखा था कि 17,600, चूंकि लास्ट वीक बाजार ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। कल हमने 17,700 के ऊपर भी देखा बाजार को, उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। आज अच्छी शुरुआत के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर से संभलता हुआ बाजार दिखा। आपको क्या लग रहा है किरण की आज बाजार अटेम्प्ट करेगा क्या 17,800 को पार करने की, रेंज क्या रहेगी और आप सलाह क्या देंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझे तो काफी दिनों से हम हमारा जो स्टांस है मार्केट के ऊपर वो कॉशियस है। पर्टिकुलरली निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अभी भी 100 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो 17,800 के आसपास का है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि लास्ट 2 दिन से मार्केट 17,700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 17,700 के जो कॉल राइटर्स है वो अभी भी गिव अप नहीं कर रहे। आई मीन वहां पे हमें कोई ऐसा शॉर्ट कवरिंग देख नहीं रहा है। साथ ही साथ 17,700 के जो पुट राइटर्स है वो मार्केट में काफी अच्छा सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं 17,700 जब तक होल्ड है मार्केट में, तब तक डेफिनेटली जो लॉन्ग पोजीशन है वो हमें होल्ड रखनी चाहिए। शॉर्ट्स की सलाह हम यहाँ नहीं देंगे, लेकिन एटलीस्ट प्रॉफिट बुक डेफिनेटली हम कहेंगे कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे आपने बताया कि ब्रॉडर मार्केट ब्रेथ भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक सुस्त नरमी सी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या तो अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसमें निफ्टी के अंदर आप 17,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के ही पोजीशन होल्ड कीजिए। जैसे ही 17,700 टूटता है तो मेरे हिसाब से जिस तरह से पुट राइटर्स में ओपन इंटरेस्ट 2 दिन से एड ऑन हो रहा है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो फिर जो फॉल आएगा वो काफी शार्प आ सकता है। तो 17,700 मेक और ब्रेक लेवल है फॉर द इंट्राडे और फॉर द मंथली एक्सपायरी। जब तक 17,700 के ऊपर है आप अपने लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं निफ्टी से काफी अच्छी पोजीशनिंग है। एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कल जो एक फॉलोअप बाइंग आना चाहिए वो फॉलोअप बाइंग आया नहीं है। आज हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हैवी वेट शेयर्स देखोगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, वो मार्केट में इतना जो है वो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे। पीएसयू बैंक में आज हम थकावट देख रहे हैं, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। सो बैंक निफ्टी में चांसेस है कि जब तक 42,500 होल्ड है, आप यहाँ पे भी अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड रख सकते हो। किसी को बाई करना हो सो 42,500 की एक स्टॉप लॉस से आप बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हो। निफ्टी में तो हम बाइंग पोजीशन या तो बाइंग की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन
बैंक निफ्टी में आप 42,500 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन ध्यान रखिए जैसे ही 42,500 तोड़ेगा, यहाँ पे भी चांसेस है कि एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग 42,200 तक हम देख सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में हमारे कंडीशनल सेल रहेंगे या तो कंडीशनल कॉशियस कॉल रहेंगे, वो लेवल वाइज 42,500 बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए 17,700, ये दोनों लेवल अगर टूटेंगे तो मार्केट में हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, प्रॉफिट बुक करते रहे। ओके, तो कॉशियस रहने की ज़रूरत है यहाँ पर। कोई भी उछाल या तेज़ी मिलती है तो प्रॉफिट बुक करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और इसके अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इस बीच पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से संजय गुप्ता ने फ़ोन किया है हमें। संजय जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपको, पूछिए। नमस्कार मैडम। मेरे पास पीरामल फार्मा के 1000 शेयर है 78 रुपए 20 पैसे पे। मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय इसमें एवरेज किया जा सकता है और शेयर ऐड करे जा सकते हैं क्या? और दूसरा जेके टायर है 165 रुपए पे 200 शेयर। ठीक है, ओके ठीक है, तो दोनों स्टॉक पर राज दिलवा देते हैं। पहले तो पिरामिड फार्मा एक बार देखें तो राइट, ये स्टॉक तो लगातार टूट रहा है। आपने निचले स्तरों पर एंट्री लेने की कोशिश की लेकिन वहाँ से भी नहीं चल रहा है ये स्टॉक। हालांकि एक महीने में देखें तो स्टॉक में कुछ रिकवरी ज़रूर आई थी, लेकिन ओवरऑल अगर इसका YTD रिटर्न ही अगर हम देख लें तो 42% ये स्टॉक टूट चुका है पिरामिड फार्मा का। तो यहाँ पर एक बार राय ले लेते हैं। निमेश, क्या सजेस्ट करेंगे आप? पिरामिड फार्मा पर आउटलुक क्या बन रहा है आपका? कोई भी रिकवरी के संकेत आपको दिख रहे हैं? क्योंकि फार्मा स्पेस एक तरफ देखा था हमने, हाल फिलहाल ओवरऑल पिटाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और उसमें पिरामिड फार्मा ने तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया था इस स्पेस में। इन स्तरों पर आप एवरेज करने की राय देंगे इनको? जी बिल्कुल। अगर फार्मा सेक्टर की अगर बात करें तो कंपनी का मेन जो बिजनेस का अराउंड 60% रेवेन्यू जो आता है वो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन CDMO से आता है और बाकी का अराउंड 30% जो आता है वो कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स के सेगमेंट से आता है। मुझे लगता है ये दोनों सेगमेंट जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर ग्रोथ की अगर बात देखें तो पिछले 10 सालों में CDMO जो है उसके अंदर अराउंड 13% का CAGR ग्रोथ मिला था। और अभी सेंटिमेंट देखें तो पिछले 2 साल से आफ्टर कोविड फार्मा एज ए सेक्टर सेंटिमेंट जो है वो थोड़े खराब है। ग्रेजुअली यहाँ से हम लोग रिकवरी देख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा उसको टाइम लगेगा क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे उसके अंदर नेगेटिव नेट प्रॉफिट ग्रोथ आया था। तो ऑल ओवर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। उससे अच्छा है बेटर है कि सन फार्मा में अगर चले जाएं तो वहां पर मुझे अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो आई थिंक कि पिरामिड फार्मा से ज्यादा सन फार्मा बेटर प्लेस है, तो वहां पर उसको स्विच कर देना चाहिए। तो पिरामिड फार्मा में एवरेज भी कर देंगे तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बेहतर रणनीति यही है कि आप स्विच कर लीजिए पिरामिड से, और सन फार्मा बेटर लग रहा है। अगर आपको फार्मा स्पेस में ही रहना है तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। अगला सवाल था इनका जेके टायर्स पर। 200 शेयर्स इन्होंने 165 पर लिया हुआ है और इनकी खरीदारी के पास ही कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है और यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर एंट्री ले ली है। किरण, आप सजेस्ट करिए जेके टायर्स के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? तो ओवरऑल जेके टायर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली आपको हमने देखा था 220 तक, वहां से एक जो फॉल है 140 तक। अब 140 के आसपास जो फॉल है वहां से कंसोलिडेट होकर मार्केट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम देख रहे हैं जेके टायर में बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस लाइक 250 एंड 20 डेज के ऊपर ट्रेड करे। यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज का उनको रेजिस्टेंस 170 के आसपास दिख रहा है। जैसे ही 170 का लेवल क्रॉस होगा चांसेस है हम 200 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अगर ये 3 से 6 महीना होल्ड रख सकते हैं तो डेफिनेटली उनको जेके टायर होल्ड रखना चाहिए। एज अ स्टॉप लॉस उनको 158 मेंटेन करना चाहिए। जब तक 158 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डेफिनेटली आप होल्ड रखिए। चांसेस है आपको 200 तक के टारगेट आने वाले 3 से 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जेके टायर को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, नागपुर से मिलिंद हमारे साथ हैं। मिलिंद जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार सर जी। मेरे पास अपार इंडस्ट्रीज के 1665 के 10 शेयर है। 10 शेयर हैं अपार इंडस्ट्रीज के। 1665 1665 2758 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है अपार इंडस्ट्रीज की। और ये जो कंपनी है ये दुनिया की दिग्गज कंपनी है अलॉय एल्यूमिनियम और अलॉय कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। और ख़ास बात यह है कि ये जो शेयर है
10 साल में अपने निवेशकों को इसने 18 गुने के आसपास का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले कई सालों से लगातार इसमें हम तेजी देख रहे हैं, जिसने जिस लेवल पर भी पैसे लगाए होंगे उसको मुनाफा हो रहा है। इतनी ये सॉलिड कंपनी है, इसने इस तरह के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे निमेश, अपार इंडस्ट्रीज में इनको मुनाफा तो हो रहा है, 1665 वाला शेयर 2750 रुपए के आसपास का है, लेकिन आप सलाह क्या देंगे? क्या आपको लगता है कि निवेश अभी बनाए रखें चूंकि लगातार इसमें तेजी का मोमेंटम है, या फिर आपको ये लगता है कि मुनाफा चूंकि ठीक ठाक हो रहा है, या फिर निकल जाएं? हालांकि हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस जो हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा कोई रिस्की नहीं हुए हैं। जी जरूर सभी, अगर आप स्टॉक के पी देखो तो अराउंड 22 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और अगर पिछले 3 साल का अगर ग्रोथ देखे तो 24% के CAGR की ग्रोथ से कंपनी ने ग्रोथ किया है। काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है और हेल्दी ग्रोथ रेशियोस है। मुझे लगता है कि अभी भी इसको होल्ड करना चाहिए, और जिस लिहाज से अभी जो सेगमेंट आगे बढ़ रहा है और कंपनी के पोटेंशियल दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी भी ग्रोथ की उम्मीद है। एक साल का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और होल्ड कर सकते हैं तो 3500 तक का टारगेट प्राइस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर पी की बात करें तो 22 का पी है। मुझे मिनिमम यहाँ से 20% का ग्रोथ जो है पी एक्सपांशन दिख रहा है, तो व्यू मेरा बुलिश है। अपार इंडस्ट्रीज के अंदर काफी ग्रोथ रेशियो जो अच्छे है, और कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के अंदर भी कई जगह पर मार्केट लीडर है या 3rd या 4th सेगमेंट के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छे लेवल पे एंट्री की है, उसको जरूर से होल्ड करना चाहिए। 3500 के आसपास एक वक्त रिव्यू अचूक से कर लेना चाहिए। रमेश जी, आपसे एक छोटा सवाल इसी पर और लेना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें लगातार तेजी है, तमाम लोगों का रुझान ऐसे शेयरों में होता भी है जहां पर क्योंकि 3 साल में करीब करीब 800% यानी कि 8 गुना हो गया है ये शेयर अपार इंडस्ट्रीज का। अगर हम इस सेगमेंट में इसके पेयर्स की बात करें, अगर इसके प्रतिद्वंदी कंपनियों की बात करें, तो वो कौन सी हैं? देखिए, अगर ये सेगमेंट के अंदर बात करें तो इसके अंदर प्रतिनिधि कंपनी में आती है सीमेंस, आती है हेवल्स, आती है एबीबी इंडिया, आती है, जो मेनली कैपिटल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेगमेंट के अंदर जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो पिछले सभी कंपनियों ने पिछले 3 सालों में काफी अच्छा किया है, और जिस तरह से कैपिटल गुड्स सेगमेंट और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेगमेंट, जहां हम लोग इंडिया में काफी सारे चेंजेस देख रहे हैं, काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल है, और अपार इंडस्ट्रीज के अंदर इसके अंदर होल्ड करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये है राय अपार इंडस्ट्रीज पर। अगला सवाल ले लेते हैं, चंडीगढ़ से अजीत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार मैम। मैम ब्लू डार्ट है मेरे पास 11 शेयर 7702 के। क्या मैं इनको, दूसरा है यूनियन बैंक, ये कब लिया था आपने? हाँ जी, हेलो। ये ब्लू डार्ट का स्टॉक लिया कब था आपने जी? ये 3-4 महीने 5 महीने पहले हो गए, और मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। दूसरा है यूनियन बैंक 60 के ऊपर 2500 शेयर। ठीक है, तो मैं इनको होल्ड कर सकता हूँ। तो 2500 शेयर 60 पर। ठीक है। यूनियन बैंक में तो आपको मुनाफा हो रहा है, लग रहा है कि 60 के आसपास लिया था आपने, राइट? यूनियन बैंक, हाँ जी 60 पे। ठीक है, ठीक है। तो यूनियन बैंक में तो आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है, और ब्लू डार्ट में लेकिन नुकसान आपको झेलना पड़ रहा है। ये जब स्टॉक टूट रहा था उसी में शायद आपने एंट्री ले ली, लेकिन स्टॉक चल नहीं पा रहा है तब से। यहाँ पर किरण आप सजेस्ट करिए ब्लू डार्ट में क्या करें? 7700 के ऊपर के लेवल्स पर इन्होंने एंट्री ली हुई थी, अब स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है, बीच में कुछ रिकवरी आता है लेकिन ऊपरी स्तरों से फिर एक हम देखते हैं सेलिंग प्रेशर आ जाता है स्टॉक में। ब्लू डार्ट में क्या कुछ चांसेस हैं वापस से वो लेवल्स दिखेंगे? बीच में देखा था कोविड के बाद जब धीरे धीरे प्रेशर खत्म हुआ, एक काफ़ी शानदार तेज़ी ब्लू डार्ट में देखी गई थी। अब क्या करें, क्या वो लेवल्स दोबारा दिखेंगे इस स्टॉक में? कि अगर स्टॉक का चार्ट हम देखें तो 9000 से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, स्टॉक प्राइस अभी भी उस करेक्शंस के अंदर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशंस के अंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं 6000 के आसपास मल्टीपल बॉटम है और 6000 के आसपास अभी ट्रेड भी कर रहा है। प्रीवियसली अगर 9000 के ऊपर जब उसने हाई बनाए थे उससे पहले भी हमने देखा था कि 6000 के आसपास कंसोलिडेट हुआ था। एक बार उसने 6000 का लेवल तोड़ा भी था, 5400 के आसपास गया था, लेकिन वहां से एक शार्प रिकवरी आई और हमने ऑल टाइम हाई देखे थे। तो कहीं ना
कहीं मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा रिस्की कॉल है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड रखिए आप। नीचे में जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा वो 5400 का रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है यहाँ से, लेकिन मेरे हिसाब से 5400 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए और इसको होल्ड रखिए। ऊपर में जैसे ही ये 6600 का लेवल क्रॉस करेगा तो अपना स्टॉप लॉस आप रिवाइज करके 6000 के आसपास ले आइए, और 6600 क्रॉस करने के बाद इसमें आप 8000 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो लुकिंग एट करंट चार्ट रिस्की कॉल है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो 5400 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए, और जैसे ही 6600 क्रॉस होता है अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। ओवरऑल टारगेट 8000, जैसे आपने बताया कि आप लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी 5400 का स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करना। ठीक है, तो 5400 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है, तो वो स्टॉप लॉस लगाइए, और क्योंकि आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 8000 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। दूसरा सवाल था इनका यूनियन बैंक पर, और ये भी यहाँ पर इन्होंने 2500 शेयर्स लिए हुए हैं 60 रुपए के भाव पर, और यहाँ इनको मुनाफा हो रहा है। शेयर की क्वांटिटी भी अच्छी है तो मुनाफा भी इनको अच्छा खासा हो रहा होगा। यहाँ पर निमेश आप क्या सजेस्ट करेंगे? यूनियन बैंक पीएसयू स्पेस में ऑलरेडी एक रैली देख चुके हैं हम, सरकारी बैंकों में उन्हें भी फायदा हो रहा है, अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और बैंक है जहाँ पर ये अपना निवेश स्विच कर सकते हैं? जी, पीएसयू बैंक्स के ऊपर व्यू अभी बुलिश ही है, क्योंकि अभी आप देखो तो क्रेडिट एक्सपांशन जो हो रहा है अराउंड 15 टू एज पर आरबीआई डेटा 16 to 17% का क्रेडिट रेट एक्सपांशन हो रहा है, और जिस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और डिपॉजिट में भी काफी ग्रोथ हुआ है पीएसयू बैंक के अंदर, तो ऑल ओवर जो नीम स्प्रेड है वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है। प्लस अगर आप एनपीए के अंदर देखिए, जैसे इकोनॉमी रिकवरी होती है एनपीए के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं एक सुधार आता है। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि एनपीए के अंदर काफी रिकवरी बाकी है, तो व्यू यहाँ से भी बुलिश है, उसको होल्ड करना चाहिए यूनियन बैंक के अंदर, और अगले मिनिमम 1 से 2 साल का व्यू बना के मेरा व्यू है कि इसको होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो यूनियन बैंक आप होल्ड अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं अगर आपका लंबे समय का व्यू है तो। सुस्ती है 17,750 के आसपास निफ्टी की कोशिश है बेस बनाने की, और निफ्टी बैंक में जो कमजोरी है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि निफ्टी बैंक में हम लगातार तेजी देख रहे थे, और तमाम छोटे सरकारी बैंक, एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों के बाद हमने बड़े प्राइवेट बैंकों में भी हमने तेजी का माहौल देखा था। हालांकि हम देख रहे हैं कि एक्सिस बैंक में आज भी तेजी है थोड़ी सी, लेकिन बाजार में अगर हम मिड कैप स्पेस को देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन है, क्योंकि हम गुजरात बेस्ड जो भी सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो जीएमडीसी हो, जीएनएफसी हो, तमाम शेयर में आज ये कह सकते हैं कि आग लगी हुई है। लेकिन एक कंपनी ऐसी है एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि कमोडिटी का एक्सचेंज चलाती है, वहां पर आज प्रेशर है, ये शेयर 5% नीचे है। लेकिन गुजरात वाले शेयर क्यों चल रहे हैं, एमसीएक्स प्रेशर में क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी सौमित सरकार और शरद दुबे जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन पहले शरद आपके पास आएंगी और समझेंगे कि एमसीएक्स में कमजोरी क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों प्रेशर है आज 5% के आसपास का? जी बिल्कुल, एमसीएक्स में जो है आप देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है, और न्यूज़ आ रही है कि जो सीटीओ हैं, जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कहते हैं शशांक साटे, उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी है। अब ऑफ कोर्स ये पर्सनल रीजन से हुआ है। आगे जाते हुए जो है कौन आने वाला उनके प्लेस में, जो कंपनी है एमसीएक्स है, उनके जो आप कह सकते हैं डॉक्टर एन राजेंद्रन जो चीफ डिजिटल ऑफिसर है, वो उनकी स्पेस लेने वाले हैं। ऑफकोर्स 2021 से वो भी जुड़े हुए हैं कंपनी में, और एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके वो सीईओ रह चुके हैं, और एक आरबीआई के भी कंपनी के जो है लीडरशिप पोजीशंस उन्हें होल्ड किया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि एमसीएक्स में जो शेयर में गिरावट क्यों देखने मिली, ऑफ कोर्स याद रखिएगा कि इनकी जो है एक इम्प्लीमेंटेशन होने वाली थी सॉफ्टवेयर की, जो टीसीएस करने वाला था पिछले साल, उसमें डिले हुआ। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है 63 मूव्स टेक्नोलॉजी, वो अभी भी जो है एक्सटेंड कर रहे हैं सर्विसेज, और ये जो है 30 जून 2023 तक ये जो है सर्विसेज जाने वाले हैं। अब इसके कारण क्या होता है, हायर कॉस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट का, तो उसमें जो है एनालिस्ट का भी मानना है लगभग 4 से लेकर 7 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में भी प्रेशर पड़ेगा। और इसके
अलावा देखा जाए तो आगे के ट्रिगर्स जो है हालांकि स्टॉक के थोड़े से पॉजिटिव ज़रूर लग रहे हैं, और इसमें ये इंक्लूड करते हैं जो री इंट्रोडक्शन हुई है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके कारण जो एवरेज डेली टर्नओवर का आंकड़ा होता है वो लगभग 7 से लेकर 8% तक बढ़ सकता है। और हाल ही में देखा जाए तो FPI में भी जो है एक अप्रूवल आई है जहाँ पे वो ट्रेड कर सकते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स में। तो 2-3 पॉजिटिव ट्रिगर्स भी ज़रूर स्टॉक में आ रहे हैं, और मार्च के लो से स्टॉक में 10% का इजाफा ज़रूर आया है, पर आज करेक्शन जो है ज़्यादा हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, तो MCX में CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर शशांक साठे के इस्तीफे के चलते ये प्रॉब्लम है, और दरअसल टेक्नोलॉजी का जो अपग्रेडेशन होना था सॉफ्टवेयर का वो CTO के ही जिम्मे आता है, तो इसके चलते थोड़ा सा ओवरहैंग है। लेकिन आगे के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। हमने पिछले दिनों देखा है कि शेयर काफ़ी वॉलेटाइल ट्रेड करता हुआ दिखा है, लेकिन गुजरात बेस्ड कंपनियों में गजब की तेज़ी है। ये तेज़ी क्यों है? क्योंकि सरकार ने वहाँ की पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। वो पॉलिसी में बदलाव क्या है ये बताने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या चेंजेस हैं पॉलिसी लेवल पर जिसके चलते हम इतनी शानदार तेज़ी देख रहे हैं? 7 गुजरात बेस्ड कंपनीज आज फोकस में है। GNFC, GSFC, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट GSPL कहा जाता है, गुजरात गैस, गुजरात एल्कलीज, GMDC और गुजरात इंडस्ट्रीज पावर। अब ये स्टॉक्स क्यों फोकस में है? क्योंकि गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं इन कंपनीज को अपनी पे आउट जो है शेयर होल्डर्स को वो बढ़ाने के लिए। सबसे पहले डिविडेंड को लेकर उन्होंने कहा है कि मिनिमम 30% ऑफ द नेट प्रॉफिट या 5% ऑफ द नेटवर्थ जो है वो डिविडेंड दिया जाएगा इन कंपनीज की तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी की नेटवर्थ 2000 करोड़ से ज़्यादा है और कैश बैलेंस 1000 करोड़ से ज़्यादा है, उन कंपनीज को कंपल्सरीली बायबैक करना होगा। अब इन कंपनीज को बोनस इशू भी करना होगा अगर उनका जो टोटल जनरल रिजर्व्स है वो 10 टाइम्स है इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने, और इन कंपनीज को स्टॉक स्प्लिट भी करना होगा अगर उनके करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू जो है वो 50 टाइम्स है फेस वैल्यू के सामने। मतलब अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये है और करंट मार्केट प्राइस 100 रुपये के आसपास है तो उसे कंपल्सरीली स्टॉक स्प्लिट करना होगा। तो इसी न्यूज़ के दम पे इन सारी कंपनीज में आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, क्योंकि एक कैपिटल एलोकेशन का लेके जो कंसर्न यूजुअली होता है PSU या गवर्नमेंट कंपनीज को, वो एड्रेस हो जाता है इस ये पे आउट के न्यूज़ के तरफ से। अब हमने ये सब डेटा कंपाइल किया शेयर होल्डर नेटवर्थ, रिजर्व्स और इक्विटी शेयर कैपिटल को लेकर, उससे हमें ये पता चल रहा है कि GNFC एकलौता कंपनी है जो बायबैक करने के लिए एलिजिबल हो सकता है, क्योंकि उसका कैश बैलेंस जो है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है। अब ये जो 7 कंपनीज के नाम हमने मेंशन किए थे, ये सातों कंपनीज एलिजिबल है बोनस इशू देने के लिए, और सिर्फ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, GSPL और गुजरात इंडस्ट्रीज ये 2 ही कंपनीज है जो स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकती है। उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज स्टॉक स्प्लिट कर सकती है। अब डिविडेंड की अगर हम बात करें तो GSFC, GNFC, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात एल्कलीज और गुजरात गैस, ये सारी कंपनीज की जो डिविडेंड पे आउट है वो डबल हो सकती है आगे चल के, एटलीस्ट डबल हो सकती है। और अगर गुजरात इंडस्ट्रीज पावर की बात करें तो उसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो एटलीस्ट 800 बेसिस पॉइंट से 8 परसेंटेज पॉइंट से आगे जाके बढ़ सकता है। और आखिर में अगर हम GMDC की बात करें तो उसकी जो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी है वो लगभग सेम रहने की एक्सपेक्टेशंस है। ये पॉलिसी को अगर हम देखें और उनकी पास्ट पे आउट्स को अगर हम देखते हैं तो लगभग स्टेबल रहेगा GMDC का डिविडेंड पे आउट। या सौमित, तो गुजरात सरकार ने जो पॉलिसी में बदलाव किया है, तो पॉलिसी में बदलाव क्या है वो आपको हमने बताया। पॉलिसी में बदलाव का किन कंपनियों पर ज़्यादा असर होगा, कौन सी कंपनियां उसके दायरे में आती हैं, उसकी जानकारी भी हमने आपको दे दी है। आप सारे के सारे स्टॉक्स देख लीजिए। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है 15% के आसपास की, GMDC यहाँ पर तेज़ी है, GNFC, GSPL, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। 7 कंपनियों की लिस्ट है और आपको ज़्यादातर शेयर एक को छोड़ के आपको चलते हुए दिखाई देंगे। GSFC में भी देखिए आप 13% के आसपास का उछाल है। एक राय किरण आपसे क्विकली चाहेंगे क्योंकि हमें छोटा सा ब्रेक भी लेना है। अगर इन शेयरों को अगर आप देख रहे हैं, अगर ट्रैक कर रहे हैं, बताइए कहीं पर मौके आपको दिख रहे हैं अगर किसी को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड लेना हो तो? डेफिनेटली GNFC एंड GSFC ये दोनों के अंदर आप ध्यान रख सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट मिला है। दोनों के अंदर आप देखोगे तो 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आज स्टॉक में कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट आया है विद हेवी वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है। सो GNFC की पहले मैं बात करूं तो 560 का लेवल है, उसके ऊपर जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी डिप आता है करंट मार्केट प्राइस से आप डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। 560 के आसपास के
आसपास, और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 520 का मेंटेन करना है। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप डेफिनेटली इसमें 600 प्लस के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलर में जीएसएफसी की अगर बात करें तो 130 का एक लेवल था, ब्रेकआउट लेवल, अभी स्टॉक 143 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेटेड वॉच करूंगा, लेकिन कोई भी डिप आता है अगर इसमें 135 से 130 के बीच में, तो जीएसएफसी भी आप लॉन्ग करके जा सकते हो। तो जीएनएफसी लुकिंग एट वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस, जीएसएफसी में थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, जीएनएफसी और जीएसएफसी दो आपको शेयर ये रडार पर रखने चाहिए, ऐसी सलाह है किरण की। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, और इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की एबीसीडी। देखिए, आज कमोडिटी के एबीसीडी में एक बहुत ही पॉलिटिकली काफ़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, वो है दलहन। और जिस तरह से पिछले एक साल में दाम बढ़े हैं, चाहे वो तुअर के हो 15% तक बढ़ चुके हैं, मसूर, उड़द और मूंग के दाम पिछले एक साल में 5% से ज़्यादा बढ़े हैं। हालांकि चने के दाम और मसूर के दाम उस तेज़ी से नहीं बढ़े हैं। उत्पादन की स्थिति बता दें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। पूरी दुनिया में अकेले 25% उत्पादन दाल का भारत में होता है और 27% हम खपत करते हैं। मतलब दुनिया का जितना भी कंजम्पशन है ना, उसमें अकेले 27% भारत में दाल खाई जाती है। उसके अलावा ग्लोबल ट्रेड में भी 15% हिस्सा है। तो हम लीडिंग इंपोर्टर है, लीडिंग एक्सपोर्टर है, सॉरी लीडिंग इंपोर्टर है, लीडिंग प्रोड्यूसर है और लीडिंग यहाँ पर कंज्यूमर भी है। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन पिछले 4-5 साल में हालांकि यहाँ पर दालों के उत्पादन तो बढ़े हैं, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता है। और पिछले साल हमने देखा था कि खरीफ सीजन में जिस तरह से चिंता बढ़ी थी, इरेटिक मानसून और कहीं कहीं बेवजह बाढ़ वगैरह से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो तुअर की फसल पिछले सीजन के मुकाबले जो खरीफ का सीजन था, उस सीजन के में केवल 36 लाख टन ही उत्पादन की संभावना। इससे हम इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि दाम अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 15% तक पिछले एक साल में तुअर के दाम सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि अब म्यांमार और कुछ अफ्रीकी देशों से हमारा इंपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अफ्रीकी देशों में भी अब नए सीजन का जो तुअर है वो आने में वक्त है, यानी सितंबर तक वो आएगा। तब तक मैं सप्लाई को लेकर चिंता ज़्यादा है। हालांकि चने से सप्लाई की भरपाई हो रही है, लेकिन चना एक्सपोर्ट के भी एक जो नंबर आए थे फरवरी में वो काफ़ी ज़्यादा थे, वहाँ पर बम्पर एक्सपोर्ट के आंकड़े देखने को मिले थे। लेकिन मार्च अप्रैल में कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ है चने का, वो एक राहत की खबर है। और सरकार भी काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी ट्रेडर्स हो, इंपोर्टर हो, स्टॉकिस्ट हो, उनको हर हफ्ते अपना स्टॉक के आंकड़े बताने हैं। और सरकार भी ये इस पर विचार कर रही है कि जो भी इंपोर्ट होंगे वो सरकारी एजेंसी के थ्रू हो, ताकि कोई भी उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो और जो सप्लाई हो घरेलू बाजार की वो पर्याप्त हो और यहाँ से दाम ज़्यादा दालों के नहीं बढ़े। इसलिए दालों के कारोबार को समझाना आज ज़रूरी था। इसलिए मैं कमोडिटी के एबीसीडी में आज दलहन के कारोबार की बातें लेकर आया। बिल्कुल, तो दाल का उत्पादन भी भारत देश में काफ़ी होता है और इससे मार्केट में किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, ये इस पर रिसर्च लेकर अभी विश्वमोहन आपको समझा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। इस बीच राजस्थान से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, किशन। किशन जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। पेटीएम पे। हेलो, पेटीएम पे है, किस भाव पर लिया आपने और कब लिया था? मैम मेरे को साल भर हो रहा है, 1781 पे ले रखा है, 781 पे। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। निवेश, अब पेटीएम के जो शेयर होल्डर्स हैं, रिटेल निवेशक जो है, वो परेशानी है पेटीएम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके। जिस लेवल पर ले रहे हैं वहाँ उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब इनकी भी होल्डिंग 6-7 महीने पहले की है, वहाँ से भी स्टॉक नीचे आ चुका है। 780 पे लिया था, 686 के पास स्टॉक इस वक्त, 646 के पास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है और 16 से 17 हज़ार का नुकसान भी इनको हो रहा है। पेटीएम में बने रहने के लिए राय देंगे आप या फिर अपने निवेश को इन्हें स्विच कर लेना चाहिए? जी, जब से कंपनी का आईपीओ आया था, लिस्ट हुआ था, तब से स्टॉक प्राइस के अंदर हम लोग वन वे गिरावट ही देख रहे हैं। अगर देखें बैलेंस शीट की और पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ में अभी के जो मार्केट का माहौल है, काफी अच्छी कंपनी जो ग्रोथ कर रही है,
काफी अच्छा मुनाफा रिकॉर्ड कर रही है, वहां पर भी हम लोग अच्छा करेक्शन देख रहे हैं। तो अगर आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे दो कंपनी, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मैं क्यों प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट ना करूं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ से अगर आपको प्राइस के करीब अगर 15 या 20% का आपको करीबन लॉस हो रहा होगा, तो मुझे लग रहा है एक बार लॉस बुक करके आप एग्जिट कर दो, क्योंकि बॉटम से भी काफी अच्छी रिकवरी आ गई है पेटीएम के अंदर। यहाँ से एक और अगर रिजल्ट, ये क्वार्टर का रिजल्ट वीक आता है तो और करेक्शन की उम्मीद बन सकती है। तो बहुत बुलिश व्यू नहीं है मेरा, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार एग्जिट करके कोई अच्छी कंपनी के अंदर जो है वो आप स्विच ओवर कर सकते हैं, तो जहाँ से आपका जो लॉस है वो जल्दी रिकवरी हो सकता है। ठीक है, पेटीएम में हमने तेजी कल के सत्र में देखी थी। आज 646 रुपए के आसपास का भाव है। थोड़ा सा सुस्त कारोबार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ अच्छी रिपोर्ट्स आई थी पेटीएम को लेकर पिछले दिनों, उसके चलते उसमें तेजी दिखी थी। लेकिन आगे बढ़ेंगे। मुंबई से डीपी दत्ता हमारे साथ हैं। दत्ता साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार साहब जी। मेरे पास दो शेयर है, एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ओके, 120 शेयर्स एट द रेट ऑफ 648। ठीक है सर। दूसरा दूसरा CDSL 100 शेयर 1145। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। CDSL 1145 दोनों 1145 दोनों में ही लॉस हो रहा है, बट आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। इफ आई वांट टू एवरेज एट व्हाट प्राइस आई शुड ऐड few more shares, और what your suggestion, should I exit or just ठीक है। इस hold पर on? निमेश आपसे राय चाहेंगे। ये दोनों प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स हैं, BSE या फिर CDSL, और इसमें लोगों ने पहले लोअर लेवल्स पर इन्वेस्ट करके पैसे बनाए हैं। दिक्कत यह है कि जिन्होंने थोड़े से ऊपरी भाव पर लिए वो थोड़े से फंस गए, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े से ड्राई अप होते हुए दिखे। जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो एक्टिविटीज़ हमने, जो डीमेट खुलने की रफ्तार, निवेशकों का जो रुझान बाजार में हमने 2021 में जो देखा, 2022 में शायद वो तस्वीर नहीं आ पाई, और उसके चलते हमने देखा कि शेयर ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए, थोड़े वैल्यूएशंस भी रिच हो गए थे। आपको लगता है कि अभी शेयर नीचे जरूर हैं, लेकिन अपने भाव को, या फिर दत्ता साहब के जो प्राइसेस हैं 686 का BSE है, क्या इसको कैचअप कर पाएंगे? अभी निवेशित रहें, समय दें, या फिर निकल जाएं इससे? दोनों स्टॉक अगर देखें तो एक मार्केट के साइकिल के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। जैसे ही मार्केट बढ़ता है, नए डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है, और एक्सचेंज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होता है। अभी पिछले एक साल से हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एक साइडवे मूवमेंट है। अभी भी शायद 6 महीने ऐसा लग सकता है, पर अगर आप देखें तो दोनों स्टॉक एक मोनोपोली वाले बिजनेस के अंदर, अगर एक्सचेंज की बात करें तो 2 ही एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, और डिपोजिटरी पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें भी 2 ही है, NSDL और CDSL, जिसमें से ओनली लिस्टेड कंपनी है वो BSE और CDSL है। तो कंपनी के फंडामेंटल में कोई इश्यू नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट साइकिल के हिसाब से अभी थोड़ा टाइम लग सकता है रिकवर होने में। अगर वो टाइम देते हैं तो डेफिनेटली उसके प्राइस, जो बाइंग प्राइस है, वो आएंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक के अंदर जब भी मार्केट खराब हो, स्टॉक के अंदर करेक्शन आ चुका है, तो वहां पर आपको एवरेज करने का प्लान करना चाहिए, अगर आपके पास स्पेस है तो व्यू मेरा दोनों स्टॉक के अंदर बुलिश है, और मैं उसको यहाँ से एवरेज करने की सलाह देता हूँ। डेफिनेटली आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, 1 से 2 साल का मिनिमम, और 3 से 4 साल का मैक्सिमम, बट व्यू ऑल ओवर मेरा बुलिश है दोनों काउंटर के अंदर, और यहाँ से मैं इसको होल्ड करने की या एवरेज करने की सलाह देता हूँ। ठीक है, तो होल्ड भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा लग रहा है तो आप बने रहिए स्टॉक में। अगला सवाल ट्विटर पर हमें भेजा है सुनील जी ने, हरियाणा से हैं ये, और इनका सवाल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। 1000 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है, और इनकी जो खरीदारी है वो 95 रुपए के आसपास है। स्टॉक पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 9900 के आसपास ही यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि डिफेंस शेयरों में बाइंग काफी अच्छी देखी गई थी, और उसका फायदा भी इनको यहाँ पर हुआ, और देखिए करीब 6000 के आसपास का मुनाफा भी इनको स्टॉक में हो रहा है। सुनील जी को क्या सजेस्ट करेंगे आप? किरण, BEL में अभी 100 के पास कारोबार कर रहा है, लेकिन 100 के पास कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है BEL का शेयर। क्या करना चाहिए इन्हें? अभी रुकना चाहिए BEL में? सो ओवरऑल BEL की अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। कहीं ना कहीं 95 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपर में 103 तक गया। अब 103 एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस है। प्रीवियसली भी हमने देखा था कि जो एक हमने स्टॉक में अप ट्रेंड
ट्रेंड देखा था वो 103 के आसपास रिस्ट्रिक्ट हुआ और नीचे में कहीं ना कहीं 86 तक एक फॉल देखा था। सो वहां से वापस जो एक राइज आया है 103 के आसपास, इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए क्योंकि चार्ट पैटर्न अच्छी है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और रिसेंटली जो फॉल आया उसमें वॉल्यूम्स इतने काफी अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये डेफिनेटली जो फॉलिंग ट्रेंड है वो कभी ना कभी रिस्टोर हो जाएगा अप ट्रेंड के अंदर। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल मार्केट में हम थोड़े कॉशियस है, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए 98 का। सो 98 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में 103 104 का रेजिस्टेंस है, जैसे 103 104 क्रॉस होता है तो चांसेस है आपको 115 तक की रैली दिख सकती है, लेकिन 98 का स्टॉप लॉस जरूरी है। तो मेरे हिसाब से 98 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं बीईएल के अंदर। ठीक है, 98 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बीईएल के शेयर में बने रहने की सलाह है। हैदराबाद से हरे कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरे कृष्ण जी, पूछिए क्या जाना है आपको? सिरमा एसजीएस at the rate of 238 average price. आपका क्या आईपीओ भाव वाला है क्या है सर? 1 लाख आईपीओ में मिला, आईपीओ में मिला आपको? दूसरे बाद एवरेज कर दिया तो 238। अच्छा, एवरेज भी किया आपने? हाँ, ठीक है, तो ये आपका एवरेज प्राइस है 238 वाला? 250 पर 250 है आपका एवरेज प्राइस? हाँ, एवरेज कर दिया तो 238 आ रहा है। 238 है एवरेज करके, दूसरा एवरेज कर दिया। ठीक है। सिरमा एसजीएस ये लास्ट ईयर की लिस्टिंग है निमेश, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वाली कंपनी है। हालांकि लिस्टिंग के बाद से कोई ज़्यादा खुशी का मौका दिया नहीं है कंपनी ने, छोटे मोटे बाउंस आए होंगे तो लोगों ने शायद ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ज़रूर लिए होंगे, लेकिन पैसे इसमें बने नहीं। और एवरेज करके इनके भाव है 238 की, और 298 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आप क्या सलाह देंगे? निकल जाए इससे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है करीब प्रति शेयर 60 रुपए के आसपास का? देखिए, अगर आप स्टॉक का पी देखिए तो अराउंड 70 के आसपास स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है, और पिछले क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है अराउंड 22% का। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी मुझे महंगा लग रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो जरूर से ये स्टॉक के अंदर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आप टेक्निकल पर्सन की सलाह लेके कहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है वो चेक कर सकते हैं। बट मेरा भी बुलिश नहीं है, मेरी सलाह है यहाँ से एक बार जरूर से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आपकी सलाह मान लेते हैं सर। अब इसमें क्या टेक्निकल्स देखने, प्रॉफिट टेकिंग अगर करनी है तो करनी है। 60 रुपए का प्रॉफिट हो ही रहा है, यहाँ से आप निकल जाइए। हरे कृष्ण जी, आपके लिए सलाह ये है कि सिरमा एसजीएस से आप निकल जाइए और कोई बेहतर विकल्प आप बाजार में खोजिए। लेकिन बाजार में आज जो रौनक है मिड कैप में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में अच्छी तेजी है, होटल स्टॉक्स आज फिर से पार्टी के मूड में दिख रहे हैं हमें। आप देखिए ओरिएंटल होटल को देखिए, आप कामत होटल या फिर लेमन ट्री, ये तमाम शेयर आपको आज चलते हुए दिखाई देंगे। इंडियन होटल्स में, EIH में भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो आज हम ये नहीं कहेंगे कि चौतरफा है, ब्रॉड बेस्ड बाइंग नहीं है पूरे होटल्स में, लेकिन जो चुनिंदा कुछ स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी जरूर है। और लेमन ट्री का मेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कंपनी ने लगातार एक्विजिशंस किए हैं, इनऑर्गेनिक किए हैं, कई सारी जगहों पर ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज थी उनका टेक ओवर किया है। उसके चलते अपनी जो प्रेजेंस है खासतौर से टियर 2 सिटीज में उसको बढ़ाने की कोशिश की है लेमन ट्री ने। और ये शेयर 100 रुपए के आसपास तक गया था, प्रॉफिट का शिकार हुआ, 70-75 के रेंज में आया और फिर से चल के अब ये 90 रुपए के आसपास पहुंच गया है। लेकिन अगर किरण मैं आपसे पूछना चाहूँ, होटल्स में अगर किसी को ट्रेड करना हो या फिर पोजिशनल बाइंग करनी हो, आपके रडार पर कौन सा शेयर है? होटल के अंदर हम बात करें तो इंडियन होटल हमें काफी अच्छा लग रहा है। इंडियन होटल की अगर हम बात करें तो प्रीवियसली भी 340-345 के आसपास एक अप ट्रेंड रिस्ट्रिक्ट हुआ था, रेजिस्टेंस फेस हुआ, काउंटर को डबल टॉप बनाया और वहां से एक जो फॉल आया कहीं ना कहीं 280 तक आया, जहां पे 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया और वापस ही अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस 345 के आसपास ट्रेड कर। मेरे हिसाब से जिस तरह से मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और वॉल्यूम जिस तरह से स्लोली ग्रेजुअली पिकअप हो रहे हैं, इंडियन होटल के ऊपर आप ध्यान रखें, करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट आती है 330 तक, तो मेरे हिसाब से एज ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी एक्यूमुलेशन जोन के अंदर है। ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रखना है वो 320 या तो 310 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। कोई भी डिप में आप बाई कीजिए, ऊपर के लेवल में आप ध्यान रखिए 350, जैसे ही 350 का लेवल क्रॉस होगा इसमें एक शार्प अपसाइड हम डेफिनेटली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन होटल लुक्स प्रेफरेबल। साथ ही साथ आप लेमन ट्री को भी ध्यान रख सकते हैं। लेमन ट्री होटल की अगर हम बात करें तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट 82 के आसपास आया, स्टॉक ऊपर में 90 गया, वहां से वापस पुल बैक आया 82 के आसपास, कहीं ना कहीं उसने वापस सपोर्ट लिया और आज
उस पुल बैक के बाद का जो फॉलोअप आएंगे वो काफी बढ़िया वॉल्यूम के साथ हो रहा है। सो लेमन ट्री भी आप करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 87-86 तक, तो वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। ओवरऑल स्टॉप लॉस 82 के नीचे का रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है हम वापस इसमें 100+ टारगेट देख सकते हैं। सो इंडियन होटल एंड लेमन ट्री बोथ आर प्रेफर्ड पिक इन दिस होटल सेगमेंट। ओके, तो होटल स्पेस से इंडियन होटल्स और लेमन ट्री होटल्स ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गिरीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। गिरीश जी आपसे रिक्वेस्ट होगी अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। और जी अपना सवाल पूछिए अब। हेलो, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका सवाल आ चुका है हमारे पास, वो ले लेते हैं। एफएल इंडिया के स्टॉक है इनके पास 50 शेयर्स 1040 पर इन्होंने लिया हुआ है और एफएल इंडिया हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर भी गिरावट हावी है, फंडामेंटली भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है और चार्ट्स पर भी कमजोरी हमें लगातार दिख रही है और इनको नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। किरण क्या सजेस्ट करेंगे एफएल इंडिया में? सो ओवरऑल एफएल इंडिया की अगर हम बात करें तो आईपीओ के बाद हमने देखा था कि काफी अट्रैक्शन था स्टॉक के अंदर, ऊपर में 1400 तक के लेवल बने हैं, वहां से कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल हो रहा है, 900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। प्रीवियसली भी 900 के आसपास एक बॉटम बना के स्टॉक ऊपर में 1300 तक गया था, तो मेरे हिसाब से 900 के नीचे है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल काफी वीकनेस है, तो अगर ये 900 के नीचे 1-2 दिन टिक गया तो चांसेस है कि आप यहाँ पे और फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे ये 790 750 तक भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए इनको एग्जिट कर लेना चाहिए, थोड़ा टाइम दीजिए। अगर ये नीचे 780 800 के आसपास अगर कुछ बॉटम बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ट टर्न आउट होते हैं, तो फिर आप वापस री एंट्री कर सकते हो। बाकी एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से काफी वीक स्ट्रक्चर है, एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, एफएल इंडिया में एग्जिट करने की सलाह है, स्ट्रक्चर वीक है और हमने वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा रिच यानी काफ़ी महंगे होते हुए देखे थे एफएल इंडिया में। अब करेक्शन के दौर से ये शेयर गुजर रहा है, लेकिन आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। लेकिन एक शेयर जो कि लगातार करेक्शन के दौर में था, सपोर्ट लेकर अब थोड़ी चलने की कोशिश कर रहा है, वह है ग्लैंड फार्मा। और आज हम देख रहे हैं कि 2.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है ग्लैंड फार्मा को लेकर। और इस एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग बताइए क्या खबर है आपके पास? हाँ, तो शंघाई फोर्च्यून फार्मास्यूटिकल ग्रुप जो एक चीन का कॉन्ग्लोमरेट है, वह पिछले 6 महीने से ग्लैंड फार्मा जिसमें उसकी 58% भागीदारी है, इस भागीदारी को बेचने की वो कोशिश कर रहा था और कई कंटेंडर्स जो हैं वो आए और उनसे बातचीत, फोर्च्यून फार्मा की बातचीत चल रही थी। अभी हमारे सूत्रों के मुताबिक फोर्च्यून फार्मा ने ये प्लान वापस ले लिया है और इसका कारण ये है कि जो वैल्यूएशन है उस पे फोर्च्यून फार्मा और जो कंटेंडर्स, जो प्रत्याशी, जो लोग आए ये स्टेक को खरीदने के लिए, उसमें काफ़ी मतभेद पैदा हुए और इसी वजह से उन्होंने ये प्लान को वापस ले लिया है। अभी अगर हम आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दे दे, 2016 में फोर्च्यून फार्मा ने ग्लैंड फार्मा में 86% भागीदारी खरीदी थी केकेआर और जो प्रमोटर्स हैं उनसे। उस समय केकेआर ने अपनी सारी हिस्सेदारी फोर्च्यून फार्मा को बेच दी थी और उस समय फोर्च्यून फार्मा ने करीब 1.3 बिलियन डॉलर्स में ये कंपनी में ये भागीदारी खरीदी थी। उसके बाद 2020 में ग्लैंड फार्मा का एक आईपीओ आया जिसके तहत फोर्च्यून फार्मा का जो कंपनी में जो भागीदारी थी वो 86% से घटकर 58% हो गई है और फोर्च्यून फार्मा इसी 58% को पिछले कुछ महीनों से बेचने की कोशिश कर रहा था, जो अभी उसने विड्रॉ कर लिया है। शुक्रिया अनुराग। एक बड़ी खबर ग्लैंड फार्मा को लेकर कि उनकी जो चाइनीज जो प्रमोटर है
फोसुन फार्मा वो अपनी स्टेक बेचने की कोशिश कर रही थी। इसी खबरें पहले आई थी और हमने आपको खबर ये रिपोर्ट भी की थी सबसे पहले। लेकिन अब ये जो बड़ी खबर आ रही है, दूसरी खबर आ रही है कि उन्होंने अपने प्लान को फिलहाल ड्रॉप कर दिया है। अब वो इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। ग्लैंड फार्मा में आज 2.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो स्टॉक करीब 80% के आसपास तक करेक्ट हो गया था और लगातार बिकवाली वाले जोन में था। लेकिन 1100 रुपए के आसपास आने के बाद ये शेयर थोड़ा सा संभला और वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी रिकवरी की जो कोशिशें हैं अब यहां पर हो रही हैं। अगर आप इस साल भी देखेंगे तो आपको ईयर टू डेट शेयर नेगेटिव दिखेगा। एक साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से लगातार एक फिसल पट्टी बनी है, हम ये कह सकते हैं शेयर में। और 1383-84 रुपए के आसपास के प्राइसेस अब हैं। कुछ स्ट्रेंथ आपको दिख रही है अगर हम आपसे पूछें किरण, फोसुन फार्मा, ग्लैंड फार्मा के शेयर में? डेफिनेटली ग्लैंड फार्मा का स्टॉक जो अभी जिस तरह से डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखा था, साथ ही साथ आप देखोगे तो फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है और स्टॉक अपने 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन जिस तरह से लास्ट वीक से वॉल्यूम हो रहे हैं और जिस तरह का प्राइस एक्शन से डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है वो 1290 का स्टॉप लॉस रखना है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स है हमें लग रहा है कि ये 1600 तक जाने की गुंजाइश है ग्लैंड फार्मा में। सो करंट मार्केट प्राइस या तो कोई भी गिरावट आती है 1290 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली ग्लैंड फार्मा लॉन्ग करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है राय ग्लैंड फार्मा पर। अब आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें आया है इंस्टाग्राम पर शंकर जी का, मुंबई से हैं ये, और इनका सवाल है वाटर बेस पे 1000 शेयर्स इन्होंने 120 के भाव पर लिया हुआ है। किरण, क्या व्यू बन रहा है आपका वाटर बेस पर? सो वाटर बेस की अगर हम बात करें तो एक आउट परफॉर्म स्टॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से इसने 155-145 का हाई बनाया है स्टॉक, तब से एक फॉलिंग ट्रेंड चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक करेक्शन हमने 56 तक देखा, अब वहां से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाई है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से स्टॉक न्यूट्रल जोन के अंदर आया है। स्टॉक अपने 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक रिस्की बैट है, लेकिन मेरे हिसाब से होल्ड रखिए। 64 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, जब तक 64 का लेवल होल्ड है आप वाटर बेस को होल्ड रख सकते हो। ऊपर में कहीं ना कहीं 76-77 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही वहां तक लेवल पहुंचते हो एक बार वापस रिविजिट कर लीजिए चार्ट को, बट एज ऑफ नाउ 64 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हो वाटर बेस। ठीक है, तो 64 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। थोड़ा नुकसान की भरपाई आपकी हो सकती है, 17 के लेवल्स देख सकते हैं, उसके बाद वापस से रिव्यू कर लीजिए इस स्टॉक को। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतने सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। किरण जी, निमेश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल मुझे अभिषेक को दीजिए इजाजत। एक छोटे से